जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज से हम नेट जेआरएफ के लिए नई क्लास शुरू करेंगे। आज हम यूनिट 1 के अंतर्गत भाषा विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है आग, बयार, पंख, अक्षर। आप सभी बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है अक्षर। यह नेट सितंबर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। नेट सितंबर 2022 में आया हुआ प्रश्न है। मित्रों बताइए प्रश्न 2 का सही आंसर क्या होगा? कौन आर्य भाषा में शामिल नहीं है? आर्य भाषा में शामिल नहीं है अरबी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तुर्की। आप सभी बताइए कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यह नेट सितंबर 2022 का प्रश्न है। आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर है तुर्की। प्रश्न 4, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है? आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी। कौन तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है राय। प्रश्न 5, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? खालिक बारी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन, मृगावती। आप सभी बताइए भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है? प्रथम बार किस रचना में मिलता है? भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो राइट आंसर है खालिक बारी में मिलता है। प्रश्न 6, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954, 7 जून 1955। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई। प्रश्न संख्या 7, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। आप सभी बताइए बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न 8, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? आप सभी बताइए स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है झ। प्रश्न 9, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1, स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
आप सभी बताइए, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, 2, 3 और 5। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। और 5वां है, मात्रा के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 3, 5, केवल 2, 4, 5, केवल 2, 3, 5, केवल 1, 2, 4। तो आप सभी बताइए, प्रश्न 10 का सही आंसर क्या होगा। क्रिया के संबंध में सही तथ्य कौन सा है। सही तथ्य है 2, 3 और 5। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। क्रिया के संबंध में यह तथ्य सही है। तीसरा, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, यह भी सत्य है। 5वां है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, यह भी सत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प सी, केवल 2, 3 और 5। प्रश्न संख्या 11, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 समास का नाम दिया गया है। सूची 2 में उदाहरण तत्पुरुष समास। आप सभी बताइए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है शिवालय। द्वंद्व समास का उदाहरण है लव कुश। अव्ययी भाव का उदाहरण है यथा, मति। बहुव्रीहि समास चक्रपाणि। प्रश्न 12, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, महागोविंद रानाडे के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मित्रों, आप सभी को देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा महादेव गोविंद रानाडे का सुझाव।
इसके बाद है महाराष्ट्र 2 नंबर पर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। 3 नंबर पर आएगा काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। 4 नंबर पर आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। और 6 नंबर पर आएगा डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो सही आंसर होगा विकल्प बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आप सभी बताइए प्रश्न 13 का सही आंसर क्या होगा। अभिकथन, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, यह सही है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलटाही भी है। कथन 2, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर क्या होगा। बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलटाई भी हैं। यह कथन असत्य है। लरिया और खलटाई छत्तीसगढ़ी की अन्य नाम है। से कथन 2, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, यह कथन सत्य है। तो कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। प्रश्न 15, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। सी, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। डी, गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। आप सभी बताइए देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है।
ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम है। विकल्प बी ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल, कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। प्रश्न 16, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? हिंदी में अनुनासिक व्यंजन की संख्या 5 है। प्रश्न 17, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? 1951, 1953, 1955, 1957 ईस्वी। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया है? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में किया गया है। बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? भुक्सा, संडीली, बंगराही। बी कठेरिया, डांगी, माथुरी। सी भदौरी, बनाफरी, खटोला। डी लरिया, खलौटी, खलटाही। बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं भदौरी, बनाफरी, खटोला। प्रश्न 19, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। 1, देवनागरी लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि आक्षरिक नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नागरी लिपि से नागरी नामकरण नहीं हुआ, यह असंगत है। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, सही है। नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा, यह भी सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, यह भी सत्य है। तो राइट आंसर है विकल्प 2, 3 और 4। अवधि और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। दूसरा, अवधि में अय औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर अय औ के रूप में उच्चरित होते हैं। तीसरा, ध्वनि के स्तर पर अवधि आकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। अवधि में क्षतिपूरक दीर्घ ही करण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम। पांचवा, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं होता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी से है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है, यह सही है।
अवधि में ए औ स्वर का उच्चारण ऐ औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर अय औ के रूप में उच्चरित होते हैं। यह भी कथन सही है। तीसरा, ध्वनि के स्तर पर अवधि अकारांत है जबकि ब्रज उकारांत है। असत्य है। चौथा, अवधि में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज से कम। यह भी असत्य है। पांचवा, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परसर्ग जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है जबकि ब्रज में प्रायः ऐसा नहीं है। कथन सही है। तो सही आंसर है 1, 2 और 5।